प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे चैनल रिद्धि स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, अब हम कक्षा 12वीं के सृजन पुस्तिका के अध्यायों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज से पूर्व 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अगर फिर भी आपको किसी भी अध्याय में यदि कोई दिक्कत हो तो आप उसमें मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं आपका हर समस्या का निदान कर सकूं। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वीर रस के कवित भूषण द्वारा रचित अध्याय संख्या 5। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, भूषण का जो जीवन है और उनका जो परिचय है जीवन का, वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो पाठ पढ़ने से पूर्व यथासंभव आप भूषण कवि के जीवन परिचय को पढ़ लें, जो मैंने एक शानदार ट्रिक के द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया है। तो चलिए, बिना देर किए मैं लेकर चलता हूँ वीर रस के कवित जो भूषण द्वारा रचे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि भूषण कवि का जन्म है वो 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु उनकी 1715 ईस्वी में हुई। चलिए, पाठ की ओर लिए चलता हूँ आपको। भूषण के कवित्व पढ़ने से पूर्व इनसे संबंधित जो पदों के परिचय हैं, इनके जो रचे गए पद हैं, उनके परिचय को पढ़ लेते हैं। जो लिखा गया है कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं, यानी कि हमारी सृजन पुस्तिका के अध्याय संख्या 5 में जो वीर रस के कविता है, उनमें भूषण द्वारा रचित रचना के 5 कवित्व लिए गए हैं और इनमें बताया गया है। प्रथम, शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली यानी हड़कंप मच जाता है। धूल के गर्द में, यानी कि जब उनकी सेना नगर से प्रस्थान करती है और चलने के कारण जो धूल का गुब्बार उठा है, उससे सारा वातावरण धूमिल हो गया है और उसमें भी उस वातावरण में सूर्य तारे के समान दिखने लगा है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित यानी कि यथोचित अपनी शौर्य के अनुसार सम्मान न पाने के कारण क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र यानी कि गुस्से से लाल चेहरा देखकर औरंगजेब का चेहरा काला, उसके सिपाहियों का चेहरा पीला पड़ जाता है, अर्थात वो भयभीत हो जाते हैं। बताया जाता है शेषनाग विधाता यमराज के जो दायित्व है, यानी कि इनके द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, को असल में तो शिवाजी ही पूरा करते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य, आधिपत्य का अर्थ होता है अधिकार। ऐसा है जैसे इंद्र का जम्बासुर पर है, बड़वानल यानी कि समुद्र की अग्नि का अधिकार समुद्र पर है, राम का रावण पर है, वायु का बादलों पर है, शंकर का कामदेव पर है, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर है, दावाग्नि कहते हैं जंगल की अग्नि को, का वृक्षों पर है, चीते का मृग समूह पर है, शेर का हाथियों पर है, प्रकाश का अंधकार पर है, श्री कृष्ण का कंश पर है। ठीक इसी प्रकार अधिकार रखते हैं अपने शत्रुओं पर कौन? शिवाजी। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज, सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है, यानी कि जिस प्रकार नवखंड भूमंडल यानी इस पृथ्वी मंडल पर चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैला रहता है, अर्थात उसी का अधिकार रहता है, ठीक उसी प्रकार सर्वत्र इस भूमि पर शिवाजी का वर्चस्व है, यानी कि अधिकार है। तो आते हैं इनके जो रचे गए कवित हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका लिखा गया पहला कवित, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कवित को पढ़ने से पूर्व यहाँ आए सारे शब्दार्थ को मैं पहले नोट करवा देता हूँ। तो चलिए, आप मेरे साथ साथ शब्दार्थ को नोट कर लीजिएगा। साजी का अर्थ लिखिएगा सुसज्जित कर या सजा कर। चतु है जोड़ अंग, चतुरंग शब्द में विसर्ग संधि है, तो अर्थ लिखेंगे 4 अंगों में। सैन, सैन का अर्थ लिखेंगे सेना। अंग शरीर या मन। उमंग उत्साह है। धारी धारण कर। सरजा ये शिवाजी के पिताजी का नाम है, लिखेंगे साहाजी।
सर्जा का अर्थ लिखेंगे साहजी। शिवाजी, शिवाजी जो शब्द लिखा गया है उनमें और सर्जा में जो तीसरा स है उसे परिवर्तित कर आपको पहले स में लिखना है। तो सर्जा का अर्थ लिखेंगे आप शाहजी जो शिवाजी के पिता थे, और शिवाजी में आपको स चेंज करना है शिवाजी। जंग का अर्थ लिखेंगे युद्ध। जीतन जीतना या विजित। चलत हैं का अर्थ लिखेंगे प्रस्थान करना। तो पहली दो पंक्तियों के अर्थ हम शब्दार्थ नोट कर लिए हैं, तो अर्थ देख लेते हैं। ज्ञात रहे ये जो कविता है, ये जो पद है, इसमें कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता अर्थात शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के दृश्य का मनोरम वर्णन किया है। तो देखते हैं कैसे किया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अर्थात शिवाजी अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध प्रस्थान दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, साजी यानी सजाकर, चतुरंग। तो देखते हैं शब्दों को हम जोड़ते चलेंगे। देखिएगा शब्दों को जोड़ने पर अर्थ क्या निकल आता है। साजी यानी सुसज्जित करते हैं। अब प्रश्न बन गया पहले ही शब्द से, किसे, तो चतुरंग, चार अंगों में, यानी कि चार अंगों में सुसज्जित किया जा रहा है। प्रश्न हुआ किसे, सैन यानी सेना को। तो यहाँ वर्णन करते हुए हम लिखेंगे कि शिवाजी युद्ध पर प्रस्थान करने से पूर्व अपनी सेना को कितने अंगों में, चार अंगों में क्या करते हैं, सुसज्जित करते हैं। अंग एवं अपने शरीर या मन में उमंगधारी किसे धारण करते हैं, उत्साह को धारण करते हैं। अब कौन करते हैं, तो आगे लिखा है सर्जा शिवाजी अर्थात शाहजी के पुत्र शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। क्या करने के लिए, नगर से प्रस्थान करते हैं, तो युद्ध को विजित करने के लिए अपने नगर से प्रस्थान करते हैं। तो एक बार इन्हें पुनः दो लाइनों का अर्थ पुनः देख लेते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यहाँ कवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी हैं वो युद्ध पर प्रस्थान करने से पूर्व साजी चतुरंग सेन अपनी सेना को चार अंगों में सजाकर अंग में उमंगधारी एवं अपने मन में उत्साह को धारण कर सर्जा शिवाजी शाहजी के पुत्र शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध को विजित करने के लिए अपने नगर से प्रस्थान करते हैं। तो चलिए अगले जो पद पंक्तियां हैं उनके शब्दार्थों को नोट कर लेते हैं। भूषण कवि का नाम आ रहा है। भनत का अर्थ नोट करेंगे आप, बताना। नाद बीहद लिखिएगा, नाद बीहद नगारन का अर्थ एक साथ नोट करेंगे। नगाड़ों के भयंकर स्वर से गुंजायमान होना। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, नाद बीहद नगारन का अर्थ नोट करेंगे, नगाड़ों के भयंकर स्वर से गुंजायमान होना। नदी नद, नदी नद शब्द जो है उसमें ज्ञात रहे द्वंद्व समास होगा। अर्थ लिखेंगे नदी, नदी नद का अर्थ होता है नाला, नदी और नाली। मद, मद का अर्थ लिखेंगे मस्ती में। गैब्रन, गैब्रन का अर्थ नोट करेंगे हाथी। रलत मिलकर। अब ये जो शब्द है मद हाथियों के संबंध में मिलकर जो नदी और नालों के लिए आ रहा है, उस रलत का अर्थ आप यहाँ एक और नोट करेंगे। गैब्रन के संबंध में तो हो जाएगा चलना, और नदी और नालों के संबंध में हो जाएगा प्रवाहित होना। तो चलिए आगे चलते हैं। एल फैल का अर्थ लिखेंगे घोषणा का फैलना या घोषणा का चारों ओर फैलना। खैल भैल का अर्थ लिखेंगे खलबली या हड़कंप। खलक चारों ओर। गैल, गैल में अर्थ लिखेंगे आप गली गली। गजन हाथी के लिए आया है। ठेल पेल, ठेल पेल का अर्थ करेंगे आप लिखेंगे रेलम पेल करना।
ज्ञात रहे। ये जो शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको रेलम पे लिखा है, इसका हमारी यानी कि आम बोलचाल की भाषा में ही से हम कहते हैं धक्का मुक्की करते हुए चलना, लेकिन वो आपको यहाँ नोट नहीं करना। आपको यहाँ रेलम पेल शब्द लिखना है। सैल का अर्थ लिखेंगे चट्टान या पर्वत। उसलत का अर्थ लिखेंगे उखड़ जाना। तारा, तारा सो यानी समान, तरणी यानी सूर्य। धूरी धारा लिखेंगे, धूरी धारा का अर्थ धूमिल वातावरण। लगत लगता है, जिमी जिस प्रकार। तो यहाँ अर्थ देख लेते हैं पहले। भूषण भनत कि भूषण कवि कहते हैं। नाद बीहद नगारन अर्थात जब नगर से सेना प्रस्थान करती है तो उस समय बजाए जा रहे नगाड़ों का जो भयंकर स्वर हुआ उससे पूरा नगर क्या होने लगा, गुंजायमान होने लगा। पुनः देखते हैं अर्थ। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं या बताते हैं कि जब नगर से सेना प्रस्थान करती है नगारन, तो उस समय बजाए जा रहे नगाड़ों के भयंकर स्वर से नाद बीहद पूरा ही नगर क्या होने लगा, गुंजायमान होने लगा। नदी नद गैबरन के लहलत हैं और प्रस्थान करते हुए सेना के मस्त हाथियों के चलने से वहाँ के नदी और नाले उनके साथ मिलकर, रलत यानी मिलकर क्या होने लगे, प्रवाहित होने लगे। एल फैल कवि बताते हैं कि जब शिवाजी के प्रस्थान करने की घोषणा फैली, खैल भैल तो खलबली मच गई। कहाँ तो लिखा है खलक में गेल गेल अर्थात गली गली में चारों ओर खलबली मच गई। गजन की ठेल पर कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं प्रस्थान करती हुई सेना के गजन यानी कि हाथी जब ठेल पेल एक दूसरे से किस प्रकार चलते हैं, रेलम पेल करते हुए चलते हैं। सेल उसलत है अर्थात जब प्रस्थान करते हुए सेना के हाथी एक दूसरे से टकराव या रेलम पेल करते हुए चलते हैं तो मार्ग के निकटस्थ सैल यानी पर्वत क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तारासु तरणी और सेना के प्रस्थान करते समय उनके चलने के कारण जो धूल या मिट्टी का गुब्बार जो उठा है उससे पूरा वातावरण कैसा हो गया है, धूमिल हो गया है। और उस धूमिल वातावरण में सूर्य भी किसके समान, तारे के समान नजर आ रहा है। तो चलिए आगे की पंक्तियों की ओर लिए चलता हूं आपको। आगे लिखा है थारा पर पारा पारावार युहलत है। पहले शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। देखते हैं थारा शब्द का अर्थ नोट करेंगे। थाली, पारा धातु है, पारावार कहते हैं समुद्र को। यो यानी इस प्रकार, हलत हिलता है, यानी कि उस समय यानी कौन से समय का वर्णन है, तो प्रस्थान करते हुए, युद्ध पर प्रस्थान करते हुए सेना के दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस समय समुद्र भी हिलता हुआ इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे थारा पर पारा, जिस प्रकार मानो थाली पर रखा हुआ पारा क्या हो रहा हो, हिल रहा हो। चलिए तो अगले पद के शब्दार्थ देख लेते हैं। अगला जो पद दिया गया है वो ये रहा, सबन के ऊपर। तो मेरे साथ साथ इनके शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा। सबन का अर्थ लिखेंगे समस्त राजा। सबन समस्त, और ये किसके संबंध में आ रहा है, तो राजाओं के संबंध में आ रहा है। ऊपर, ही का अर्थ एक बार ऊपर ही जान लेते हैं, दूसरा अर्थ जैसे ही अर्थ करेंगे उस समय लिखाएंगे। ठाडो रहिबे, ठाडो का अर्थ लिखेंगे खड़े, रहिबे रहने के जोग यानी योग्य। ताही, उसी को, ये उसी को शब्द जो आ रहा है वो शिवाजी के संबंध में आ रहा है। खरो कियो, खड़ा किया गया, और ब्रैकेट में खड़ा किए गए के संबंध में लिखेंगे स्थान दिया गया। 6000, 6000 की सेना के नियरे निकट या पास में। जानी, जानना या समझना। गैर मिसिल का अर्थ लिखेंगे अनुचित। गुस्सिले, क्रोध या क्रोधित। गुस्सिले का अर्थ आप क्रोधित लिखिएगा, गुस्सा यानी क्रोध,
धारी धारण करना, मन मन में, किन्हो करना ना नहीं सलाम, आदर सत्कार, न नहीं वचन वचन, बोले बोलना, सियरे का अर्थ होता है विनम्र। भूषण कवि का नाम है, भनत यानी बताते या कहते हैं। महावीर, महावीर शब्द का अर्थ आप नोट करेंगे महान योद्धा। बलकन का अर्थ लिखिएगा बोलना, लाग्यो लगे। सारी, सारी या समस्त। पातशाही का अर्थ लिखेंगे बादशाहत। उड़ाए गए जीरे का अर्थ लिखिएगा होश उड़ना। उड़ाए का अर्थ उड़ना, गए यानी गए, जेरे यानी होश, तो होश उड़ना। ये एक मुहावरा है। होश उड़ने का अर्थ होता है हक्का बक्का रह जाना। तमक, तमक का अर्थ हो जाएगा क्रोध। ते यानी से, लाल लाल, मुख यानी चेहरा। शिवा, शिवाजी के लिए आ रहा है। निरखी देख कर, भय हो गए। शाह मुख, काला चेहरा। नवरंग आ रहा है औरंगजेब के लिए। नवरंग का अर्थ लिखेंगे औरंगजेब। सिपाह मुख, सिपाहियों के चेहरे। पीरे, पीरे का अर्थ नोट करेंगे आप पीले पड़ जाना। तो अर्थ देख लेते हैं। सबन के ऊपर ही ठाडे रहिबो को जो, देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ मैंने जो शब्दार्थ लिखा है उनको ही अगर जोड़कर सारे शब्दों को एक साथ जोड़ते हुए बोलकर प्रयास करें तो व्याख्या आसानी से की जा सकती है। देखिएगा कैसे। समस्त, पहले शब्द का अर्थ है समस्त राजा के ऊपर, समस्त राजाओं के ऊपर। ठाडो रहिबो अर्थात खड़े रहने के योग्य है। कौन? तो यहाँ प्रशंसा हो रही है भूषण द्वारा अपने आश्रयदाता शिवाजी की, और कवि अपने आश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा करते हुए क्या करें कि शिवाजी जो हैं वो समस्त राजाओं के ऊपर खड़े रहने के योग्य हैं। तो साधारण सी बात है कि शिवाजी को उनके ऊपर तो खड़ा नहीं किया जा सकता, तो यहाँ खड़े रहने का अर्थ हो जाएगा। अब नोट करेंगे आप ठाडा रोहिबे को अर्थ, एक तो मैंने लिखाया है खड़े रहने, और दूसरा अर्थ और लिखेंगे स्थान देना। तो देखते हैं क्या अर्थ निकल आता है। सबन के ऊपर ही ठाडो रोहिबे को जो, कवि अपने आश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि शिवाजी इतने अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्य संपन्न हैं कि वो समस्त राजाओं में सबसे ऊपर स्थान पाने के योग्य हैं। यानी कि शिवाजी इतने अधिक शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न हैं कि वो समस्त राजाओं में कैसा स्थान पाने के योग्य हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पर स्थान पाने के योग्य हैं। ताही खरो कियो, और उसी शिवाजी को स्थान दिया गया, यानी खड़ा किया गया। कहाँ खड़ा किया? तो लिखा देखिएगा 6000 इनके नेरे, अर्थात 6000 की सेना रखने वाले राजाओं के नियर यानी पास में। तो यहाँ एक पंक्ति मैं ज्ञात करवाना चाहूँगा कि ये किस स्थान की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिएगा औरंगजेब जो शासक था उन्होंने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया, और बुलाकर कहाँ स्थान दिया? तो यहाँ उत्तर आएगा ताही खरो कियो, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें उन राजाओं के समकक्ष स्थान दिया जो मात्र कितने की सेना रखते हैं? 6000 की मात्र सेना रखते हैं। उनके निकटस्थ उन्हें स्थान दिया गया। जानी, अर्थात जब इस प्रकार का अनुचित व्यवहार औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ किया गया तो जानी, तब शिवाजी ने इस व्यवहार को कैसा जाना? तो लिखा है गैर मिसिल, अपने प्रति उस व्यवहार को कैसा मान लिया? अनुचित मान लिया, सही नहीं माना, और गुस्सेले और क्रोधित होकर, गुस्सा किसे? क्रोध को कहाँ धारण कर लिया? अपने मन में धारण कर लिया। किन्हो ना सलाम, तब क्रोधित होकर शिवाजी ने औरंगजेब को किसी प्रकार का कोई आदर सत्कार नहीं किया, न वचन बोले सियरे, और न ही उनके आदर सम्मान में विनम्र वचन बोले। भूषण भनत, तब भूषण कवि बताते हैं महावीर, यानी कि वो महान योद्धा अर्थात शिवाजी बलकन लाग्यो, क्रोध में आकर बोलने लगते हैं। सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, और सारी पातशाही समस्त औरंगजेब की बादशाहत के उड़ाए गए जीरे क्या उड़ जाते हैं? होश उड़ जाते हैं, अर्थात
शिवाजी को क्रोध में बोलता देखकर समस्त बादशाहत के होश उड़ जाते हैं, वो उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। तमकते लाल मुख और शिवाजी का क्रोध से कैसा चेहरा, लाल चेहरा देखकर, किसका, तो लिखा है शिवा को, अर्थात किसका चेहरा, शिवाजी का क्रोध से लाल चेहरा, निरखी भय देखकर, शाहमुख नौरंग, औरंगजेब का चेहरा कैसा पड़ गया, काला पड़ गया, सिपाही मुख पीरे और सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए। अर्थात चेहरे का काला पीला पड़ जाने का एक मुहावरे का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। तो सिपाहियों और उनके शासक औरंगजेब जब शिवाजी को क्रोध में बोलता देखते हैं तो उनको देखकर उनके चेहरे काले व पीले पड़ जाते हैं, अर्थात वे भयभीत होने लगते हैं। तो आइएगा अब इसी पद का एक साथ मैं आपको बिना रुके अर्थ बता देता हूँ। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी हैं वह समस्त राजाओं में इतने अधिक शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न है कि वो समस्त राजाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के योग्य हैं। ताही खरो कियो 6000 इनके नेरे। और उसी शिवाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाकर उन राजाओं के समकक्ष स्थान दिया जो मात्र 6000 की सेना रखते हैं, जानी गैर मिसिल। तो अपने साथ हुए ऐसे व्यवहार को अनुचित मानकर गुस्सिले क्रोधित होकर गुस्साधारी मन में शिवाजी अपने मन में क्रोध को धारण कर लेते हैं। किन्हो ना सलाम। तब औरंगजेब के दरबार में खड़े होकर भी शिवाजी ने उन्हें किसी प्रकार का सलाम यानी आदर सत्कार नहीं दिया, न वचन बोले सिरे और नहीं उनके सम्मान में विनम्र वचन बोलते हैं। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। तब भूषण कवि बताते हैं कि भूषण कवि के अनुसार शिवाजी दरबार में औरंगजेब के समक्ष खड़े होकर भी क्रोध से क्या करने लगते हैं, जब बोलने लगते हैं सारी बादशाही के उड़ाए गए जेरे, तब औरंगजेब की समस्त बादशाहत के होश उड़ जाते, अर्थात वे हक्के बक्के रह जाते हैं। सारी बादशाही ये हमने पढ़ लिया है। तमकते लाल मुख और शिवाजी का कैसा चेहरा, क्रोध से लाल चेहरा, निरखी भय देखकर शाहमुख नौरंग, औरंगजेब का चेहरा काला पड़ जाता है, सिपाही मुख पेरे और सिपाहियों का चेहरा पीला पड़ जाता है, अर्थात उन्हें क्रोध से इस प्रकार बोलता देखकर शिवाजी व उसकी सेना औरंगजेब व उसकी सेना उनसे भयभीत होने लगते हैं। तो चलिए अगले पद की ओर लिए चलता हूं आपको। अगला पद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तेरे ही भुजानी पर भूतल को वार। प्रस्तुत पद में भी शिवाजी ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा अनेक उपमानों के साथ तुलना कर की है। तो देख लेते हैं क्या लिखा उन्होंने। तेरे यानी तुम्हारे, और ये तुम्हारे शब्द शिवाजी के लिए आ रहा है। भुजानी का अर्थ लिखेंगे भुजाएं, भूतल पृथ्वी तल, को भार यानी भार। कहिबे को का अर्थ आप लिखेंगे कहने मात्र के लिए। शेषनाग, शय में तीसरा लिखा है, इसका अर्थ लिखते हुए शय तीसरे को आपको पहले में चेंज करना है। तो शेषनाग। दिक्नाग, दिक्नाग का अर्थ दिक्नाग लिखेंगे आप। वैसे दिशाओं के स्वामी होता है लेकिन आपको दिक्नाग का अर्थ दिक्नाग ही लिखना है। हिमाचल, हिमालय। टेरो शब्द पुनः आ रहा है तो तुम्हारा अर्थ हो जाएगा और शिवाजी के संबंध में आ रहा है। अवतार यानी जन्म हुआ, जग यानी संसार, पोषण भरण हार का अर्थ लिखेंगे आप पालन पोषण के लिए। कछु, कुछ भी, करतार विधाता, को न नहीं, मधी अमल का अर्थ लिखेंगे कोई भी कार्य। शाही तने सर्जा का अर्थ लिखेंगे शाहजी के पुत्र शिवाजी। समर्थ का अर्थ लिखेंगे शक्तिशाली समर्थ। शिवराज, शिवाजी राजा। कवि, कवि। भूषण, भूषण। कहते हैं या बताते हैं। जीवो, जीवन या जन्म लेना। तेरो तुम्हारा, ही सफल, सफल है। तेरो यानी तुम्हारी, और ये तेरो शब्द तेरो शब्द आ रहा है वो शिवाजी के लिए आ रहा है। करबाल तलवार, करे करती है। मलेच्छन, मलेच्छन
मुगल जाति के लिए प्रयोग किया गया शब्द है मलीच। मलेच्छन का अर्थ हो जाएगा मलीच, ब्रैकेट में लिखना है मुगल वंश। को काल, काल का अर्थ लिखेंगे मृत्यु देने का कार्य। बिन काज, बिना ही कारण, होता है काल, मृत्यु देवता यमराज। काल का अर्थ लिखेंगे मृत्यु के देवता यमराज। बदनाम, बदनाम धरातल पृथ्वी है। तो अर्थ देख लेते हैं हम, सारे शब्दार्थ हमने नोट कर लिए हैं। तो देखिएगा अर्थ क्या रहता है इसका। तेरी ही भुजानी पर, यहाँ कवि अपने आश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर भूतल को भार, किसका भार टिका है? पृथ्वी का भार टिका है। कहिबे को शेषनाग दिक्नाग हिमाचल है। कवि बताते हैं कि कहने मात्र के लिए शेषनाग, दिक्नाग और हिमालय इस पृथ्वी का भार वहन करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं किस प्रकार इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। तो देखिएगा, कवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कहिबे को, कि कहने मात्र के लिए इस पृथ्वी का भार शेषनाग, दिक्नाग और हिमालय वहन करते हैं, परंतु यदि वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी का भार वहन करने का कार्य तुम्हारी ही भुजाएं करती है। अर्थात कि कवि के अनुसार कहने मात्र के लिए पृथ्वी का भार शेषनाग, दिक्नाग और हिमालय वहन करता है, परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो यही कार्य वास्तविकता में शिवाजी की भुजाएं करती हैं। आगे देखिएगा, 13 अवतार, कवि के अनुसार तुम्हारा जन्म हुआ है कि उनके आश्रयदाता का जन्म जग पोषण भरनहार, इस संसार के पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार, कुछ भी, करतार यानी विधाता का, मदी हमल है, अर्थात कोई कार्य नहीं है। अर्थात कहने मात्र के लिए इस संसार का भरण पोषण या पालन पोषण ईश्वर करते हैं। वास्तविकता में ईश्वर का यही कार्य करने के लिए किसका जन्म हुआ है? शिवाजी का जन्म हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है। शाही तने सर्जा, शाहजी के पुत्र कौन? शिवाजी, शिवराज कवि, और उन शिवाजी राजा के कवि कौन? भूषण, भूषण कवि कहते हैं जीवो तेरो ही सफल, कि संसार में जीवन जीना किसके समान? शिवाजी के समान जन्म लेना या जीवन जीना ही सफल बताया गया है। तेरो करबाल करे, कवि के अनुसार कि शिवाजी की जो तलवार है वो करती है मलेच्छन को काल, किनको मृत्यु देने का कार्य? मुगल या मलेच्छ वंश को मृत्यु देने का कार्य करती है। बिन काज होत, और इसी कारण बिना कारण के ही होता है काल, मृत्यु के देवता यमराज क्या हो जाते हैं? बदनाम हो जाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार अर्थ अंतिम पंक्तियों का। कवि बताते हैं कि मुगल वंश को मृत्यु देने का कार्य कर, शिवाजी की तलवार जब मुगल वंश को मृत्यु देकर यमराज का यह कार्य कर देती है, तो इसी कारण पृथ्वी पर यमराज को व्यर्थ में ही क्या होता बताया गया है? बदनाम होते बताया गया है। धन्यवाद। आगे के पदों को मैं मेरे इसी वीडियो के अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी कि पार्ट 2 में आपको अगले समस्त पदों की व्याख्या बता दूंगा। धन्यवाद। यदि आज पढ़ाए गए पदों से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो वीडियो की कमेंट में जाकर जरूर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।